सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्री लर्निंग। इंटरनेशनल अकाउंटिंग आज लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे हम अकाउंटिंग अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो पहले तो देख लेते हैं कि सबसे पहले मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में, और AS 21 यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अंदर हमें जो जो भी रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं उस रूल्स को फॉलो करते जाने हैं, और उसी के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जब होता है तो वो ट्रांजैक्शन को हमें किस तरीके से अकाउंटिंग में मैनेज करना है, यानी कि बुक कीपिंग जब हम करते हैं, अकाउंटिंग एंट्रीज जब हम करते हैं, तो वहाँ पे हमें किस तरीके से वो रेट ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसे हमें किस तरीके से मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो उसके बारे में जान लीजिए बराबर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा समझाया था मैंने आपको कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तब उसकी 3 फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला था डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, सेकंड था डेट ऑफ बैलेंस शीट, और थर्ड था डेट ऑफ सेटलमेंट। अब ये तीनों डेट जो है वो टाइम अलग अलग होता है, तो अलग अलग टाइम से अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है। तो जब अलग अलग एक्सचेंज रेट होता है, तो जब ये एक्सचेंज रेट में चेंजेस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हमें पेमेंट कुछ ज़्यादा करना पड़ता है या पेमेंट कुछ ज़्यादा मिलता है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस क्रिएट होती है, बराबर है। तो ये प्रॉफिट और लॉस की जब ये कोई भी यहाँ पे इवेंट क्रिएट होती है तो फिर हमें अकाउंटिंग के अंदर ये ध्यान में रखना होता है कि भाई इसको हम प्रॉपर तरीके से दिखाएं, बराबर। अब इसको दिखाने के लिए हमें AS 21 के अंदर पूरी जो है डिटेल प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई प्रॉफिट कैसे होगा और लॉस कैसे होगा, बराबर। तो ये है प्रॉफिट और लॉस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के अंदर जब डिफरेंस चेंजेस होता है तब इस तरीके से एक टेबल आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि कब प्रॉफिट होगा और कब लॉस होगा। अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो पहले टेबल समझ लेते हैं। देखो टेबल के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है करेंसी वैल्यू, यानी कि डिवेल्यूशन हो सकता है या फिर एप्रिसिएशन हो सकता है। डिवेल्यूशन का मतलब होता है ये कि भाई मैंने जब ट्रांजेक्शन किया था तो डॉलर की वैल्यू थी 80 रुपीज ट्रांजेक्शन डेट को, यानी कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन को ये वैल्यू थी, और फिर डेट ऑफ सेटलमेंट के टाइम जो है वो डॉलर की वैल्यू हो गई 85। तो ये क्या हुआ, डॉलर की वैल्यू बढ़ी, इसका मतलब रुपीज, इंडियन रुपीज की वैल्यू डिवेल्यूशन। सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे $1000 की डील की थी, तो मुझे पेमेंट तो $1000 ही करना है, बट यहाँ पे मैं टोटल पेमेंट कैलकुलेट करूँ तो 1000 इंटू 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है, मुझे पेमेंट कितना करना है, 80,000 का, क्योंकि $1 की रेट जो है अभी कितना है, 80। और जब यहाँ पे देखते हैं तो डील तो $1000 की ही रहने वाली है, बट यहाँ पे मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा, $85,000 का। तो $5,000 का पेमेंट मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट के केस में होगा, इंपोर्ट यानी कि मेरा परचेज। तो देखो जब डिवेल्यूशन होता है तो मुझे क्या होता है, लॉस। ये एक्सचेंज रेट है 80 और 85, यानी कि एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है तो इसका मतलब क्या होता है, इंडियन रुपीज का डिवेल्यूशन हुआ, बराबर। तो परचेस के केस में, इंपोर्ट के केस में मुझे जब डिवेल्यूशन होगा तब क्या होगा, लॉस। बट सेम अगर एप्रिसिएशन होगा, मतलब यही एग्जांपल मैं आपको लूं तो यहाँ पे 85 की जगह यहाँ पे होता 75। अगर मेरा रेट जो है वो 75 होता है, इसका मतलब डॉलर का रेट कम हुआ तो रुपीज एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि बढ़ा। तो मुझे यहाँ पे तो 1000 ही होने वाला है डॉलर, बट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा यहाँ पे, $75,000 का।
सिंपल, सॉरी, रुपीज का, ये जो है वो रुपीज का है वैल्यू, क्योंकि मैंने कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये रुपीज का वैल्यू है, मैंने डॉलर लिख दिया बट ये रुपीज का वैल्यू है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इंडियन रुपीज में तो कितना हो जाएगा 80,000, यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 85,000, और यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा 75,000। मतलब ये कि ट्रांजैक्शन के डेट के टाइम पे $1,000 की डील हुई, 80 रुपीज़ 80 भाव एक्सचेंज रेट था, तो 80,000 पेमेंट करना पड़ेगा, 85 हुआ तो 85 करना पड़ेगा, तो मुझे लॉस हो जाएगा। अगर 75 हुआ तो 75,000 करना पड़ेगा, तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि डील तो मैंने इतने में की थी, बराबर। तो कब प्रॉफिट और कब लॉस हुआ, जब डॉलर की प्राइस यानी कि एक्सचेंज रेट की प्राइस बढ़ी, तो इसका मतलब हुआ रुपीज का क्या हुआ डिवेल्यूशन, तो लॉस हो जाएगा। अब कम हुई तो इसका मतलब हुआ एप्रिसिएशन हुआ रुपीज का, तो मुझे प्रॉफिट होगा। ये हो गया इंपोर्ट का ट्रांजेक्शन। सेम अब बात करते हैं एक्सपोर्ट यानी कि सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर क्या होगा, तो मान लीजिए कि हम सेल्स मैंने किया है, तो ट्रांजेक्शन के टाइम कितना था 80, एक्सचेंज रेट का प्राइस था 80, बराबर। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो कितना होगा 85, यानी डॉलर क्या हुआ एप्रिसिएशन हुआ, एप्रिसिएट हुआ डॉलर, बराबर। रुपीस का प्राइस कम हुआ, डिवेल्यूशन हुआ, तो मुझे मिलेगा कितना 85। डील कितने में की थी 80 में, मिलेगा कितना 85। यानी कि यहाँ पे अगर रुपीस की प्राइस कम या डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो मुझे क्या होता है प्रॉफिट। बट ट्रांजेक्शन कौन सा है एक्सपोर्ट का, एकदम रिवर्स है। तो मेरा इंपोर्ट में होता है उससे रिवर्स होता है मेरा एक्सपोर्ट में, बराबर। तो ये प्रॉफिट हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा लॉस। अगर मैंने डील की थी इस रेट पे और जब डेट ऑफ सेटलमेंट के टाइम ये रेट हो जाएगा तो मुझे मिलेंगे $1,000 ही, बट मैं जब उसको कन्वर्ट करूंगा रुपीज में तो कितना हो जाएगा 75। डील तो की थी 80,000 में, तो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। बस ये फंडा याद रखना है, एंट्रीज के लिए हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको पता चलना चाहिए। तो सिंपल सा फटाफट से याद रखने के लिए मेथड करें तो क्या करना है, इंपोर्ट के केस में डिवेल्यूशन जो है वो लॉस। ये टेबल आपको याद रखना है, खाली ये जो है हेडिंग लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे डिवेल्यूशन और एप्रिसिएशन, यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब ये एक याद रख लो आप, बाकी का ऑटोमेटिक आप लिख सकते हो। कैसे, ये मैंने याद रख लिया लॉस। अब ये क्या हुआ यहाँ पे नीचे प्रॉफिट आएगा, उसके बाजू में भी प्रॉफिट आएगा, फिर बाकी बचा लो क्रॉस लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। आपको ये याद रखने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं या एमसीक्यू भी आ सकते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन जब एंट्रीज लिखने हैं तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट हो गया या लॉस, उसे कैसे मुझे एंट्री में दिखाना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रॉफिट और लॉस की। अब देखते हैं अकाउंटिंग अप्रोचेस क्या क्या है। तो अकाउंटिंग अप्रोचेस यहाँ पे दो अप्रोच है, एक है सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच, दूसरा है डबल यानी कि ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच। ठीक है, सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच में किस तरीके से हमें एंट्रीज लिखनी है वो हमें देखना है, और दूसरा देखना है ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच के अंदर किस तरीके से हमें एंट्री लिखनी है। ओके, अब सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच की बात हम आज करने वाले हैं, बाकी ड्यूअल वाली हम बाद में देखेंगे। अब देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के केस में हमें ये जानना पड़ेगा और किस में हमें कैसे एंट्री करनी है वो समझना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट यानी कि इंपोर्ट के केस में व्हेन डिवेल्यूशन ऑफ INR, यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस मैंने लिया है अभी, व्हेन डिवेल्यूशन ऑफ INR यानी कि डिवेल्यूशन होता है तब। इंपोर्ट के केस में डिवेल्यूशन, इंपोर्ट के केस में डिवेल्यूशन मतलब क्या होगा लॉस। ओके, क्या क्या एंट्री हमें करनी है, चलिए जानते हैं किस तरीके से एंट्री हमें करनी है। ओके, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यानी कि जब हमने इंपोर्ट किया तो एंट्री हम करेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, बराबर। अब आती है दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री कब आती है बैलेंस शीट की डेट को, यानी कि ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के डेट को क्यों हमें एंट्री करनी है, तो समझते हैं यहाँ पे जब मैंने परचेस किया तो मैंने टोटल वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी और उतना परचेस गया होगा और उतना सामने क्रेडिटर क्रिएट हुआ होगा। अब पेमेंट नहीं किया है तो बैलेंस शीट के डेट पे जो भी रेट है उस रेट के हिसाब से मुझे यहाँ पे एंट्री
करनी है, बराबर। तो क्या होगी एंट्री, एंट्री यहाँ पे होगी सेम, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, क्यों ऐसी एंट्री की? तो मैंने बताया पहले आपको कि इंपोर्ट के केस में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस यानी कि वैल्यू बढ़ती है। तो सिंगल अप्रोच के अंदर यही है कि जो भी यहाँ पे लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसको हम क्या गिन लेते हैं, अगर परचेस है तो परचेस और सेल है तो सेल मान लेते हैं, उसको हम प्रॉफिट और लॉस के अंदर अभी कन्वर्ट नहीं करते। ये सिंगल अप्रोच का कंसेप्ट है, बराबर। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जब मैंने डील की तो एक्सचेंज रेट था यहाँ पे 80, अब बैलेंस शीट की डेट पे यहाँ पे रेट हो गया 82, तो कितना फर्क पड़ा, 2 रुपीज का। तो मुझे पेमेंट जब करेंगे तब 2 रुपीज ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये 2 रुपीज जो बढ़ा वो हम किस में डाल देंगे, परचेस और क्रेडिट, मतलब इतनी वैल्यू से हम वही ट्रांजेक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री क्या आती है, डेट ऑफ सेटलमेंट, ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के टाइम पे भी हम क्या डेट एंट्री करेंगे, तो सेटलमेंट के टाइम पे जो हमारा स्टॉक है वो बढ़ता है, यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जितनी भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ी है, ये मैंने पहले ही आपको लिखा है कि हम डिवेल्यूशन की बात करते हैं। डिवेल्यूशन मतलब उतनी वैल्यू का क्या होगा, मेरे लॉस। तो बैलेंस शीट के डेट पे टाइम हमें परचेस में ऐड कर देना है और सेटलमेंट के टाइम पे हमें क्या करना है, स्टॉक में ऐड कर देना है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, और ये हमें जो है वो लिखना है डिफरेंस, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस से हमें ये एंट्री करनी है। और अब आता है लास्ट, जब हम पेमेंट करते हैं, बराबर है, ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट पेमेंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कुछ इस तरीके से हमें एंट्रीज मैनेज करनी है। अब आपको क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं जब आपको, तो वहां पे आपको एंट्रीज लिखने का पूछा जाता है या फिर लेजर अकाउंट बनाने का पूछा जाता है। तो आपको अगर ये एंट्री क्लियर है तो आप आराम से लेजर अकाउंट भी बना सकते हैं और उसका जो फाइनल बैलेंस है वो किस तरीके से हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। समझना ये है कि ये भी सिंगल अप्रोच है, तो सिंगल अप्रोच के अंदर यहाँ पे देखो कहीं पे प्रॉफिट और लॉस आया नहीं, जो भी लॉस हुआ वो कहाँ पे ऐड हो गया, परचेस में या स्टॉक, बराबर। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा कि जब क्या होता है एप्रिसिएशन, व्हेन एप्रिसिएशन ऑफ INR। ट्रांजेक्शन वही है, इंपोर्ट का ही ट्रांजेक्शन है, बट हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एप्रिसिएशन हुआ, यानी कि वैल्यू का जो भी एक्सचेंज रेट है हमारा वो 80 से 82 नहीं हुआ, बट 80 से कितना हो गया, 78 हो गया, 2 रुपीज कम हो गया, यानी कि रुपीज की वैल्यू बढ़ गई। तो पहली एंट्री जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो जो करनी है वही करेंगे, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, सेम ही एंट्री आएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये एंट्री में कुछ चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे चेंज होगा जब बैलेंस शीट की डेट पे हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो 2 रुपीज का फर्क हुआ, यानी कि यहाँ पे भी आपको डिफरेंस अमाउंट ही लिखनी है, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है उससे एंट्री करनी है। यहाँ पे 78 हो गया, यानी कि कम हो गया, तो अब इतना मुझे पेमेंट कम करना पड़ेगा क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे मुझे एंट्री करनी है ये क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। प्रॉफिट हुआ ना, मुझे प्रॉफिट पे नहीं जाना है, प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखना है, कहाँ पे लेके जाना है, परचेस कम करना है।
तो वो इनडायरेक्टली प्रॉफिट ही कम हुआ, बट इस केस में यानी कि सिंगल अप्रोच के अंदर हम ये मानते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको हम परचेज और क्रेडिटर्स की वैल्यू में एडजस्ट करते हैं, उसको प्रॉफिट हम नहीं मानते और लॉस के लिए हम एंट्री उसकी नहीं करते, बराबर। ये कैसे एंट्री करनी है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, जो भी डिफरेंस आता है उससे एंट्री हमें करनी है। सेम जब सेटलमेंट हम करेंगे तो सेटलमेंट के टाइम पे भी क्या होगा, सेटलमेंट के टाइम पे भी सेम एंट्री होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, बराबर। क्या लेना है यहाँ पे हमें, डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट। और लास्ट जब हम पेमेंट करेंगे तो सेम एंट्री, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कंप्लीट है। तो बस इस तरीके से हमने आज देखा इंपोर्ट के केस में डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा और फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये लेक्चर भी आपको मैंने डेमो के लिए रखा है, बट आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के पूरे लेक्चर देखने हैं और पूरा चैप्टर जो है आपको सही थियरी से या सही तरीके से पूरा सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। अभी से आप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ पे पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है वो अवेलेबल है, आप अपने टाइम पे अपने हिसाब से जितनी भी बार देखना चाहो देख सकते हो। तो जल्द से जाइए, बाय करिए। उसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो उसके साथ आपको जो है वो वीकली हम लाइव कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप लाइव उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। साथ में आपको ऐसे वाला पेपर जो है उसके पूरे ऐसे भी आपको पीडीएफ में मिलने वाले हैं, वो ऐसे कैसे लिखने हैं वो भी हम लाइव में डिस्कस करेंगे। उसका कोई वीडियो यूट्यूब पे होने वाला नहीं है, वो खाली लाइव जो आप कोर्स बाय करते हो उसको ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो लास्ट सेमिस्टर है आपका मास्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे रिजल्ट आने के लिए आपको ये ज़रूर से अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, और इसकी वैलिडिटी जो है कोर्स की आपकी एग्ज़ाम जब होगी यूनिवर्सिटी की तब तक रहने वाली। ठीक है, तो जल्द से जल्द रजिस्टर करिए और हमसे जुड़िए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करिए। थैंक यू एंड हैव अ